सीए फाउंडेशन सितंबर 25 या जनवरी 26 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी लोग इस चीज़ को लेकर है कंफ्यूज। बहुत सारे सवाल दिमाग में चल रहे हैं कि हमें हमारा टाइम टेबल कैसे प्लान करना चाहिए, क्लासेस कैसे प्लान करनी चाहिए, कुछ क्वेश्चंस बैकलॉग्स लग गया तो क्या होगा, किस डेट तक क्लासेस खत्म करके रिवीजन स्टार्ट करनी चाहिए, कब से टेस्ट सीरीज चालू करनी चाहिए, कितने पेपर सॉल्व करने चाहिए, एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, सीयूईटी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्लासेस कॉलेजेस का कैसे करना चाहिए, ग्रेजुएशन एक्सटर्नली करना चाहिए इंटरनली करना चाहिए। ये बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, राइट। इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ अभी यहाँ पे 10 से 15 मिनट में, तो ध्यान से देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहली बात यार, क्योंकि अब सीए की एग्जाम जो है ना साल में 3 बार होती है, तो अब यहाँ पर ऐसा कोई हार्डकोर रूल नहीं है। मैं कह नहीं सकता हूँ कि अभी जो बैच चल रही है इस बैच में सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे हैं जिन्होंने अभी 12th की एग्जाम्स दी है 2025 में। ऐसा नहीं है, पहले ऐसा ही होता था जब साल में 2 बार एग्जाम होती थी, एक स्टैटिक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बना हुआ था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इंस्टीट्यूट का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि किसी भी पॉइंट पे कोई भी बच्चा सीए कोर्स में एनरोल करता है। अब वो किसी भी पॉइंट पे मतलब क्या, जो बैच हमारी 1 अप्रैल से चालू हुई है, जो बैच आप लोग अटेंड कर रहे हैं, इस बैच के अंदर अलग अलग टाइप के बच्चे हैं। वो भी बच्चे हैं जिन्होंने 2025 में 11th पास की है और अब 12th में गए हैं और फिर 2026 में 12th की एग्जाम देके 2026 में सीए फाउंडेशन की एग्जाम देंगे, वो भी बच्चे हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैं यहां पर उसको लिख लेता हूं, है ना। तो 11th इन 2025, तो उनका फाउंडेशन का अटेम्प्ट कौन सा होगा, इनकी फाउंडेशन की एग्जाम आएगी, ये दे सकते हैं मई 2026 या फिर सितंबर 2026, ठीक है। ये फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट है। दूसरे टाइप के स्टूडेंट जो है वो कौन है, वो बच्चे हैं जिन्होंने अभी 2025 में कौन सी एग्जाम दी है, 12th की एग्जाम दी है। दे हैव गिवन 12th एग्जाम, रिजल्ट अभी तक आया नहीं, हम तो अभी अप्रैल में बैठे हैं। तो ये बच्चों के पास क्या चॉइस है, सर्टेनली इनमें से वो बच्चे जिन्होंने पहले जब वो 11th में रहे थे या 12th में रहे थे उन्होंने जल्दी चालू किया था, वो लोग तो देंगे मई 2025। लेकिन अभी हम लोग उनकी बात नहीं करें क्योंकि मई वालों की तो एग्जाम इट्स हार्डली लेस देन अ मंथ नाउ, है ना। ये बच्चों के पास चॉइस है, दे कैन अपीयर फॉर देयर फाउंडेशन एग्जाम इन मई 2025, सॉरी मई नहीं, सॉरी सितंबर 2025, या फिर ये अपनी एग्जाम दे सकते हैं जनवरी 2026। तीसरे टाइप के बच्चे जो इस समय बैठे हैं, जो अटेंड कर रहे हैं क्लासेस, वो कौन है, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी 12th की एग्जाम पास कर ली है बिफोर 2024, मतलब अभी वो इस समय ग्रेजुएशन में है। तो मेरे को उसको भी यहां पर कहीं लिख लेना चाहिए टू गिव यू मोर क्लैरिटी। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके का क्राउड है। दे आर डूइंग ग्रेजुएशन इन 2025। अब ये जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन मतलब कोई भी ईयर हो सकता है, फर्स्ट ईयर भी, सेकंड ईयर भी, फाइनल ईयर भी, और ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं। तो इन लोगों के पास भी 2 चॉइस है, या तो ये सितंबर 25 या जनवरी 26 दे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल यहाँ पर आता है जहाँ से मैं सेशन चालू करता हूँ कि आपको कौन सा अटेम्प्ट देना चाहिए और इसको कैसे डिसाइड करना चाहिए। यहाँ पर 3rd नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है, हाउ टू डिसाइड आइडियल एग्जाम फॉर अ सितंबर 25 जनवरी 26। सिंपल आंसर है, सिंपल आंसर है, डू नॉट प्ले विद योर लाइफ, अपनी जिंदगी के साथ मत खेलें। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है एग्जामिनेशन के लिए, तो यू शुड नॉट गिव एग्जामिनेशन विद हाफ प्रिपरेशन और विदाउट एनी प्रिपरेशन। एग्जाम सिर्फ तब दें जब आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं। नाउ अंशुल सर, आप मुझे बताइए, हाउ डू यू डिफाइन कि हम एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं। तो चलिए मैं आपको उसका आंसर करता हूं। एक सिंपल सा आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय गुड प्रिपरेशन फॉर एग्जाम। प्रिस्क्रिप्शन है, नंबर 1, आपकी रेगुलर क्लासेस जो है वो पूरी तरह कंप्लीट होनी चाहिए। अब दोस्तों मैं यहाँ सिर्फ मेरे सब्जेक्ट की अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सीए फाउंडेशन इज अ गेम ऑफ 4 सब्जेक्ट। अगर आप अकाउंट में 100 में से 100 भी लिया है ना, तो भी पास नहीं हो सकते। पास होने के लिए चारों सब्जेक्ट में, बाकी चारों सब्जेक्ट में आपको 40-40-40-40 लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक रेगुलर क्लासेस अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए। अच्छे से का मतलब समझ रहे हो, कंप्लीटली। अच्छे से का मतलब है क्लास के अंदर जितना भी क्लास वर्क है वो होना चाहिए, पूरा के पूरा कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन जो टीचर ने दिया है वो पूरा क्लियर होना चाहिए। आपके खुद के नोट्स बनने चाहिए। मैं यहाँ पे नोट्स नहीं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ ओन नोट्स। आप अपने जो खुद के थ्योरी नोट्स बनाते हैं, ओन नोट्स बनाते हैं, वो सब बनने चाहिए। आपके जो भी इंडेक्स बनते हैं वो अच्छे से बनने चाहिए।
आपका जो स्टडी का ट्रैकर बनता है वो ट्रैकर पूरा अच्छे से बनना चाहिए, आपका पूरा होमवर्क अच्छे से होना चाहिए, मतलब ये सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। इसको कहते हैं रेगुलर क्लास कंप्लीट होना, एक पहली चीज। दूसरी चीज, आपका जो एजुकेटर का मटेरियल है, जिस भी टीचर से बेटा आप क्लासेस ले रहे हैं, कर रहे हैं, वो एजुकेटर का मटेरियल कम से कम 2 बार आपको सॉल्व करना है। मतलब आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, मेरी AAA बुक आपको मिल रही है ना, ये AAA बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको मैं मेरी तरफ से मेरे बच्चों को कहूँगा 3 बार का टारगेट लगाना है, 2 नहीं। एक बार तो मैं ही करवा रहा हूँ क्लास में, जब फर्स्ट टाइम मैं करवा रहा हूँ तो वो तो एक हो गया, उसके अलावा 2 तो मैं यहाँ पर टोटली चेंज कर देता हूँ, उसको लिख देता हूँ 3 टाइम्स। एजुकेटर का जो मटेरियल है वो 3 बार करना चाहिए। अब अगर मैं मेरे बुक की बात करूँ ना, सिर्फ मेरे मटेरियल की, तो मेरा मटेरियल जो है ये 90% ICAI स्टडी मटेरियल, 90% ऑफ PYQ और 90% ऑफ RTP कवर कर लेता है। 90% ये तीनों सोर्सेज कवर कर लेता है मेरा मटेरियल। फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा मेरा मटेरियल इनफ है, मैं कंप्लीट प्रिपरेशन का प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ जैसे डॉक्टर लिखते हैं। थर्ड नंबर की चीज़, सॉल्व ICAI स्टडी मटेरियल। जो क्वेश्चंस टीचर की बुक में नहीं है, जैसे मेरी बुक में जो क्वेश्चंस नहीं है और मॉड्यूल में वो क्वेश्चंस है ना, उनको मैं कहूँगा इंक्रीमेंटल क्वेश्चंस। इंक्रीमेंटल क्वेश्चन का मतलब समझ गए ना, जो क्वेश्चंस मेरी बुक में नहीं है, मॉड्यूल में है, वो इंक्रीमेंटल क्वेश्चंस को आपको कम से कम 2 बार सॉल्व करना है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद आपकी कम से कम मिनिमम 2 रिविजन्स होनी चाहिए रेगुलर बैच के बाद। ये 2 रिविजन्स ऐसी होनी चाहिए कि फर्स्ट रिवीजन जो है इट शुड बी एन एक्सटेंसिव रिवीजन। एक्सटेंसिव का मतलब समझते हो? एक्सटेंसिव रिवीजन का मतलब है जिसका स्कोप होना चाहिए, मान के चल रहा हूं मोटा मोटी 75% ऑफ द मेन बैच। तो मेन बैच में जितना भी आपने पढ़ा है उसका 75% आपको पढ़ना है फर्स्ट रिवीजन में, एक्सटेंसिव रिवीजन, डिटेल रिवीजन, ठीक है। और फिर आपको सेकेंड रिवीजन जो करनी है वो करनी है आपको समरी रिवीजन। समरी रिवीजन का जो स्कोप होता है बेटा जी, मैं क्वांटिफाई भी करके दे रहा हूं, इट इज 50% ऑफ द रेगुलर बैच। तो जितना रेगुलर बैच में पढ़ा है, सपोज वहां पे 10 क्वेश्चन सॉल्व किए तो यहाँ 5 क्वेश्चन करने हैं सेकेंड रिवीजन में। तो कम से कम ऐसी 2 रिवीजन आपकी होनी चाहिए। उसके बाद Your next class starts in 14 minutes. आइला ये क्या है? ओके आपकी नेक्स्ट रिवीजन हो गई ये। इसके बाद में आपको टेस्ट का टारगेट लेना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका टेस्ट का टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है भाई, 1 मिनट रुको, चेक करने दो। ओके आपका टेस्ट का टारगेट बहुत सिंपल रखना। हाँ, AI इन एक्शन, आपको मिनिमम 1 टेस्ट या 1 चैप्टर वाइज टेस्ट, मतलब जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर की एक चैप्टर वाइज टेस्ट होनी चाहिए। प्लस आपको सॉल्व करना है कम से कम मिनिमम 3 सेक्शनल टेस्ट और प्लस मिनिमम 2 फुल सिलेबस टेस्ट, ठीक है। मैं यहां पर एक और लगा देता हूं, सेक्शनल टेस्ट को मैं क्वांटिफाई नहीं करता हूं, यू मे गिव मे नॉट गिव, मैं ऑप्शनल लिख देता हूं यहां पर, लेकिन फिर मिनिमम 2 फुल सिलेबस टेस्ट। मतलब आपको ये देखना है कि मैं हर एक चैप्टर की एक चैप्टर वाइज टेस्ट दूं, ठीक है। उसके बाद में मेरे सेक्शनल टेस्ट हो जाए तो अच्छी बात है। सेक्शनल टेस्ट का मतलब है कुछ चैप्टर्स को कंबाइन करके, जैसे मैंने आपको नहीं कहा बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ाऊंगा मैं, बैंक रिकंसिलेशन, रेक्टिफिकेशन। अब बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स पे इंडिविजुअल टेस्ट की ऐसा जरूरत नहीं है, बट फिर भी वो मैं लूंगा आपकी ऐप के ऊपर। बैंक रिकंसिलेशन की चैप्टर वाइज टेस्ट होगी, रेक्टिफिकेशन की चैप्टर वाइज टेस्ट होगी, फिर एक पेपर बनेगा इन तीनों चैप्टर्स पे, इसको कहते हैं सेक्शनल टेस्ट कंबाइंड, वो देना है। और फिर पूरा सिलेबस खत्म हो जाने के बाद मिनिमम 2 फुल सिलेबस टेस्ट देना है।
तो पहली बात, सर मुझे कौन सा अटेम्प्ट देना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, उसके लिए बेटा जी आपको ये प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करना है। ये क्लियर हो जाना चाहिए सबको, ठीक है। ये अगर नहीं हो रहा है तो मैं एग्जाम के लिए पूरा प्रिपेयर्ड नहीं हूं, और अगर मैं एग्जाम के लिए पूरा प्रिपेयर्ड नहीं हूं तो मैं एक सोचे समझे सुसाइडल मिशन पे जा रहा हूं। मैं खुद अपने हाथ से सुसाइड कमिट करने जा रहा हूं, क्योंकि भाई अगर मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं, अगर मैं तैयार नहीं हूं, तो मैं क्यों एग्जाम दे रहा हूं, ये मुझे पहले सोचना है। तो सितंबर 25 देना है या जनवरी 26 देना है, ये पूरा डिसीजन डिपेंड करता है कि आप इन सारी चीज़ों को कब, कैसे, किस तरीके से टिक 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 करते जाते हैं, ठीक है। जितनी जल्दी ये सारी चीज़ें टिक मार्क होती जाएगी, उतना जल्दी आप काम कर सकते हैं। अब सवाल है कि सर अगर ये टिक मार्क करना है तो आइडियली हमारा टाइमलाइन क्या होना चाहिए, हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए। अब मैं बात करूंगा सितंबर 25 वाले बच्चों के लिए सबसे पहले, क्योंकि जनवरी 26 वालों का टाइम है, तो सितंबर 25 वाले बच्चों के लिए सबसे पहले मैं बात करता हूं। अच्छे से फोकस कीजिएगा, समझिएगा। देखो बेटा जी, हमारी जो बैच चल रही है, ये बैच हमने चालू की है 1 अप्रैल से, ठीक है, 1 अप्रैल 2025 से। इसके अंदर एक एंट्री पॉइंट आ रहा है 22 तारीख को। एंट्री पॉइंट का मतलब क्या होता है, नया चैप्टर चालू हो रहा है। एक ऐसी डेट हम फाइंड करते हैं जहां ऑलमोस्ट सारे टीचर्स नया टॉपिक चालू करने वाले हैं। तो अकाउंट्स में भी 22 या 23 को हम नया टॉपिक चालू करेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो अगर अभी भी किसी बच्चे ने नहीं ज्वाइन किया है और उसको ये डर सता रहा है कि मेरे बैकलॉग्स हैं, मेरे बैकलॉग कैसे कवर होंगे, चिंता मत करो। पहले 2 चैप्टर्स भूल जाओ, उसको बाद में कवर कर लेना। लाइव बैच ज्वाइन कर लो, 22 तारीख से नया टाइम टेबल, नया बैच, नया चैप्टर चालू होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं सर कल से करना है, कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कल से ज्वाइन कर लो। आप समझ रहे हो, मतलब माइंडसेट बहुत क्लियर रखो। ऐसी डेट्स बहुत कम मिलती है जब सारे टीचर्स का चालू होता है। अब हमारा ये जो बैच है 1 अप्रैल से चालू हुआ है, फर्दर डिपेंड आप लोग कब चालू करेंगे। ये जो लाइव बैच है, ये लाइव बैच खत्म हो जाएगा मान के चलो 31 जुलाई, मतलब कुछ टीचर्स का 15 जुलाई को होगा और कुछ टीचर्स का 31 जुलाई को होगा ये बैच खत्म। 31 जुलाई 2025, मतलब ये जो टर्म है अप्रैल मई जून जुलाई, मैं इस टर्म को लेता हूं 4 महीने का टर्म। ये 4 महीने के टर्म्स में क्या क्या होगा समझना, क्या क्या हो जाएगा और क्या क्या करना है आपको। टारगेट्स दे रहा हूं मैं। सबसे पहली चीज, 1 नंबर चीज यहां पर हो जाएगी। 1 नंबर मतलब रेगुलर क्लासेस, कंप्लीट क्लासेस हो जाएगी, ये सारी चीजें आपकी हो जाएगी। टाइम टेबल फॉलो करते जाना है, सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर को 1:45 का टाइम टेबल है। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे आपका इसमें जाता है, सेकेंड हाफ ऑफ द डे आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, क्लियर हो गया। सेकेंड थिंग, इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर आपको ये 1 नंबर तो हम लोग करवाएंगे क्लासेस के अंदर, 2 नंबर चीज आपको करनी है, जो हमारा एजुकेटर का मटेरियल है उसको 2 से 3 बार आपको करना है सॉल्व। 3 नंबर चीज आप अचीव कर सकते हैं, सॉल्व ICI स्टडी मटेरियल। 4 नंबर और 5 नंबर चीज ये पूरी तरह 31 जुलाई तक खत्म नहीं होगी। 4 नंबर और 5 नंबर की जो चीज है, ये एक तो क्लासेस के साथ चलेगी टुगेदर विथ क्लास, और फिर बाद में इसके लिए आपको मिलेगा पूरा के पूरा महीना अगस्त 25 का प्लस हाफ ऑफ सितंबर। नॉर्मली जो एग्जाम होती है वो 15 तारीख से चालू होती है, तो 1.5 महीना आपको क्लासेस के बाद मिलेगा, अगस्त पूरा महीना और सितंबर का आधा महीना। तो 4 और 5 नंबर पे क्या है, रिवीजन और टेस्ट। रिवीजन और टेस्ट कंटिन्यूसली चलना चाहिए। जैसे अभी मैंने क्या कहा, मेरी क्लास में बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स खत्म हुआ, उसका टेस्ट पेपर दे दूंगा, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, बैठो सॉल्व करो, आंसर से चेक करो। फिर उसके बाद में अगला जो है वो है बैंक रिकंसिलिएशन, खत्म हुआ चेक करो। फिर उसका अगला कौन सा है, रेक्टिफिकेशन, खत्म हुआ चेक करो। तो ये क्लासेस के साथ चलता रहेगा। मतलब ये जो मैंने कहा है कि आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देनी है, सेक्शनल टेस्ट देनी है, ये मोस्टली आपका बैच खत्म होने तक हो जाएगा। फुल सिलेबस टेस्ट बैच के साथ नहीं होगा, वो आपको कब रखना है, एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले के लिए, अगस्त का पूरा महीना और सितंबर का महीना। रिवीजन्स की मैं बात करूं, फर्स्ट एक्सटेंसिव रिवीजन क्लास के साथ साथ आप कर सकते हो, धीरे धीरे कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 31 जुलाई तक आपको फर्स्ट रिवीजन खत्म करनी है। बेटा ये जो 1.5 महीना हमारे पास अवेलेबल है अगस्त और सितंबर का, ये मोर देन इनफ है फॉर यू टू कंप्लीट 2 रिवीजन्स। समझ में आ रहा है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ब्रीफली कंसाइजली जनवरी 26 वाले बच्चों के लिए, जनवरी 26 में जिसको देना है बेटा आप तो फाड़ सकते हो। टारगेट 360 के नीचे का रखने का ही नहीं, मुझे 360 के नीचे चाहिए ही नहीं। अगर जनवरी 26 वाले बच्चे हो तो भी आपका देखो कोर्स तो जुलाई में खत्म हो रहा है। जुलाई में कोर्स खत्म होने के बाद जहां मैं लिख रहा हूं 2 रिवीजन,
आप 4 रिवीजन करो। जहां मैं लिख रहा हूं 1 टेस्ट पेपर, वहां आप 3 टेस्ट पेपर्स दो। आप एक बार सोचो कितना रिपीटेशन होगा। जितनी ज्यादा रिवीजन्स करोगे, जितनी ज्यादा टेस्ट दोगे, उतना अच्छा आपका स्कोर आएगा। तो आइडियल टाइम टेबल यहाँ पर बहुत सिंपल होना चाहिए। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप और कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स हैं। अभी ग्रेजुएशन वाला कहेगा मेरा कॉलेज में टाइम जाता है, 11th वाला कहेगा मेरा 12th की क्लासेज में और ट्यूशन में टाइम जाता है। तो देख भाई, मैं एक जेन्युइन आइडियल टाइम टेबल देता हूँ। आइडियल केस सिनेरियो में मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप सितंबर 25 अटेम्प्ट देना चाहते हैं, यू शुड स्टडी ऑल द 4 सब्जेक्ट्स इन अ डे इन द रेशियो ऑफ 3:2 3:2। मतलब आपका डेली का रेशियो ये होना चाहिए कि आप अभी शुरुआत करने के लिए आप 1 घंटा दे अकाउंट्स को, आप 45 मिनट दे लॉ को, फिर 1 घंटा दे मैथ्स को और 45 मिनट दे इको को। ये मैं एक एवरेज बता रहा हूँ। हो सकता है किसी को लॉ में ज़्यादा मेहनत करनी हो तो ज़्यादा टाइम दे, हो सकता है किसी को अकाउंट्स में मेहनत करनी हो ज़्यादा टाइम दे। ये अभी के लिए, अभी जब हम अप्रैल में बैठे हैं। मई के बाद बेटा जी ये ड्यूरेशन को बढ़ाना पड़ेगा। इट शुड बी 1.5 1 1.5 1। सो 3:2 3:2। बेस्ट केस सिनेरियो है एक दिन में 4 सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहिए। वर्स्ट केस सिनेरियो एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहिए, लेकिन उससे प्रेशर बनेगा। एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तो मंडे ट्यूसडे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंडे ट्यूसडे एक अकाउंट्स ले लो, एक साथ में थ्योरी ले लो इकोनॉमिक्स। वेडनेसडे मंडे को अकाउंट्स इकोनॉमिक्स ले लिया, ट्यूसडे को ले लो लॉ और मैथमेटिक्स, फिर वेडनेसडे को वापस अकाउंट्स इकोनॉमिक्स, थर्सडे को लॉ और मैथमेटिक्स। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के कर सकते हो। आइडियली क्लासेस के अलावा, जो हमारा क्लासेस का टाइम चल रहा है सुबह 8 बजे से 1:45, 1:45 के बाद ना 2 घंटे कुछ मत पढ़ो। 2 घंटे कोई स्क्रीन नहीं देखनी है। आइज को, ब्रेन को रेस्ट दो। सोना है सो जाओ, खेलना है खेलो, स्पोर्ट्स करना है स्पोर्ट्स करो, जिम करना है जिम करो, गाने सुनना है गाने सुनो। 2 घंटे के बाद पढ़ने बैठो। सर आइडियली कितने घंटे पढ़ना चाहिए बेटा जी? मेरी ओपिनियन में मैंने पूरा कैलकुलेशन यहाँ दे दिया। 1 घंटा, 2 घंटा और ये 1.5 घंटा, 3.5 घंटा तो मिनिमम मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहा हूँ। मिनिमम इट कैन रेंज अप टू 6 आवर्स, है ना। ये भी मैंने यहाँ दिया है 1.5 घंटा, 1.5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, ठीक है। बैकलॉग्स कैसे कवर करना है? बहुत सिंपल सी चीज़ है। जब भी जो नया चैप्टर चालू हो रहा है, अगर उस चैप्टर का पिछले चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, नया चैप्टर लाइव ज्वाइन कर लो। पहले का जो हो चुका है उसको आप जुलाई के बाद में कवर कर लीजिएगा, या बीच में कभी छुट्टी आई, जैसे अभी कुछ दिनों बाद मैराथन्स होंगे तो एक 5-6 दिन की ब्रेक आएगा, छुट्टी आएगी, वो 5-6 दिन में बैकलॉग को कवर करना है। देखो भाई, जो बैकलॉग है वो वैसे भी मैंने रिकॉर्डेड देखना है, और जो रिकॉर्डेड मैंने देखना है वो मैं अभी देखूं या बाद में देखूं, हाउ डज इट मैटर्स, ठीक है। 3rd नंबर का आंसर मैं दे चुका हूं, हाउ टू बैलेंस पर्सनल लाइफ एंड एकेडमिक लाइफ। पर्सनल लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मंडे टू सैटरडे अगर मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से कर लेता हूँ, संडे का दिन मुझे आराम के लिए मिलेगा। अब इन सब के बीच में कुछ कंटिजेंसी होगी, मैं बीमार पड़ सकता हूँ, मेरी घर में कोई शादी हो सकती है, फंक्शन हो सकती है, कोई कंटिजेंसी हो सकती है, कोई इमरजेंसी हो सकती है, उसको आपको बेक इन करके चलना पड़ेगा। बैकलॉग का रीजन हमेशा आप नहीं होंगे, बैकलॉग के रीजंस और भी कुछ हो सकते हैं, तो आपको इन चीजों को समझ के चलना पड़ेगा। पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने का सिंपल तरीका बताया। 1:45 तक क्लास चल रही है ना, 1:45 के बाद 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ना ही नहीं है। अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान दो। मुझे जो स्पोर्ट्स पसंद है, मुझे जो एक्टिविटी पसंद है, मैं वो करूं, फिर थोड़ी देर पढ़ो, फिर वापस कुछ करो, फिर थोड़ी देर पढ़ो। पढ़ाई एक स्लॉट में नहीं हो सकती। एक सिटिंग मैक्सिमम जो है वो 1.5 से 2 घंटे की दो, उसके ऊपर सिटिंग मत दो। इफेक्टिवनेस अगर चाहते हो तो 1.5 घंटा बस। 1.5 घंटा पढ़ो, आधा घंटा ब्रेक, फिर 1-1.5 घंटा पढ़ो, फिर 15-20 मिनट ब्रेक। तो ये ब्रेक्स ले लेके पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीयूईटी की एग्जाम्स, यार मैं अब यहाँ पे क्या ही टिप्पणी करूँ, ये एक बैकलॉग है जो आपने सर के ऊपर बांध लिया है। आइडियल के सिनेरियो पे भी कुछ दिन पहले मैंने एक सेशन लिया था, हाउ टू सेलेक्ट अ कॉलेज व्हेन यू आर डूइंग सीए फाउंडेशन। बॉस सीए फाउंडेशन कर रहे हो ना, यू कैन नॉट अफोर्ड डिस्ट्रैक्शन इन योर लाइफ। और अगर आपने खुद ने अपने हाथ से डिस्ट्रैक्शन बना लिया है ना, तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। बस मैं इतनी सी चीज़ कहना चाहूँगा, यू विल रियली गेट स्ट्रेस आउट, क्योंकि कॉलेज के प्रैक्टिकल्स, कॉलेज के सबमिशन, कॉलेज का अटेंडेंस एक पॉइंट पे आपको अखरने लगेगा। सितंबर 25 में अगर आप फाउंडेशन दे रहे हैं और उसको क्लियर करते हैं, भगवान करे क्लियर कर लो, फिर इंटर में जाओगे। इंटर की बैचेस का टाइमिंग होगा सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। 8 AM to 4 PM तो सिर्फ क्लासेस चलेगी। उसके बाद कम से कम 3 से 4 घंटे का होमवर्क और सेल्फ स्टडी होगा। आप एक बार इमेजिन कर लो कि हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज योर रेगुलर कॉलेजेस अलॉन्ग विद ऑल दिस। करने वाले करते हैं, जुगाड़ करने वाले जुगाड़ करते हैं, बट मैं पर्सनली कहूँगा कि अपने हाथ से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी क्यों मारते हो, कुल्हाड़ी पे जाकर पाँव क्यों मारते हो। मैं एक सिंपल सी चीज़ कहूँगा, सिंपल सी चीज़, कॉलेज ऐसा लो जो बिल्कुल जुगाड़ू हो, रेगुलर हो, जुगाड़ू हो, सर्वोत्तम है। रेगुलर जुगाड़ू ना मिले, कॉरेस्पॉन्डेंस से करो। बाकी सीयूईटी में और बाकी चीज़ों में जितना कम टाइम वेस्ट करोगे उतना ही बेहतर है।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के सारे डाउट्स आंसर हो गएंगे। फिर भी कोई डाउट्स है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ योर डाउट्स। सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। ऑल द बेस्ट।